हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। PQ Limited, a listed company, is in the business of manufacturing of specialty chemicals. The company has appointed CSAS as CFO of the company. CSAS is considered about compliance with the provisions of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosures in the financial statements. Accordingly, CSAS wants to implement such policies and procedures that can assist him in the prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. Help CSS by citing examples of such policies and procedures. तो अपना क्या क्वेश्चन है कि हमें policies and procedures बताने हैं which help in the prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations. ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए नीचे अपने ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल हमारे थ्योरी नोट्स में भी कवर है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। Question number 2. While verifying the employee records in a company, it was found that a major portion of the labor employed was child labor. Majority labor child labor है। On questioning the management, the auditor was told it was his outside the scope of his financial audit to look into the compliance with other laws. Comment in accordance with the relevant standards on auditing. तो देखो अब ऐसे 250 लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस की बात करता है, लेकिन उसमें भी दो तरह के लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं। एक जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, और दूसरे जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उनका कुछ भी नहीं है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन उनका कंप्लायंस हमारे लिए मटीरियल है। फॉर सपोज अगर यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है एंड अगर ये हमारे जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन्हें पता चल जाता है कि ओके दिस कंपनी इज डूइंग द चाइल्ड लेबर, तो वो उन पे पेनल्टी लगाएगी। उनको शायद ना कुछ इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजन उन पे लगा सकती है, जिसकी वजह से उनका मार्केट खराब हो सकता है, उनकी जो मार्केट प्राइस है वो नीचे जा सकती है, शेयर प्राइस नीचे जा सकती है, विच विल finally will lead to an impact to the financial statements as well, because penalty भी financial statements को impact करेगी, and अगर उनकी market value कम होती है, उनकी share price कम होती है, तो वो चीज भी उनके financial statements को adversely impact करेगी। तो हमेशा यही कहा जाता है कि कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन में जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, वो दोनों की दोनों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट का पार्ट होते हैं। एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितना हो सकता है, देखो सारे लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज ऑडिटर को हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना उसको पता है वो आपको बता रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अगर वो आपको बता रहा है तो ये आपकी भी एज ए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी बात को सुनकर उसमें करेक्टिव एक्शंस को लो। अब आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। As per SA 250, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding compliance with provisions of those laws and regulations generally recognized to have a direct effect on determination of material amounts and disclosures in financial statements, including tax and labor laws. Direct impact. Further, non-compliance with other laws may result in fines, litigation, or other consequences of the entity, the cost of which may need to be provided for in the financial statements. अगर कोई भी पेनल्टी लगी तो उसे बताना तो पड़ेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ये नॉन कंप्लायंस होता है इसलिए ये पेनल्टी आई है, बट आर नॉट कंसिडर्ड टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट उन सबका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। In the instant case, major portion of the labor employed in the company was child labor. While questioning the auditor, reply of the management that it was outside his scope of financial audit to look into the compliance with other laws is not acceptable, as it may have a material effect on the financial statements. Thus, auditor should ensure the disclosure of our fact and provision for the cost of fines, litigation, or other consequences for the entity. In case if the auditor concludes that non-compliance has a material effect on financial statements and has not been adequately reflected in the financial statements, auditor shall express a qualified or adverse opinion. लास्ट में तो अपने 705 के अकॉर्डिंग दे रखा है कि आपको कौन सा ओपिनियन इसमें करना चाहिए। तो यस, एक आप कह सकते हो कि सिंपल एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको ये बताना था कि नॉन कंप्लायंस में मैनेजमेंट बोला कि आपको स्कोप के बारे तो आप क्या करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 3. You are appointed as an auditor of Moods Limited, a company engaged in export of agricultural equipment.
During the course of audit, your audit team informed you regarding non-deduction of TDS on huge payments made to legal counsel of Moksha Limited. You want to alert your team on the possibility of non-compliance with laws and regulations by Moksha Limited. Help your audit team in identifying any other indications of non-compliance with laws and regulations, particularly related. शायद ये क्वेश्चन आता है, बट हाँ इसमें आगे ये लिखा हुआ होगा पर्टिकुलरली रिलेटेड टू relevant laws and regulations. क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन भी पढ़ोगे ना तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें आंसर क्या लिखना है. Help all your auditing in identifying any other indications of non-compliance with laws and regulations. यानी कि हमें इंडिकेशंस बताने हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमें लग सकता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, वैसे वो कौन से इंडिकेटिंग पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं. यानी कि ये भी एक हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. लास्ट लाइन को भी पढ़ के आप पूरे अपने आंसर को आराम से लिख सकते हो. एंड नीचे हमने वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. Next, question number 4. XYZ Private Limited has submitted the financial statements for the year ended 31st March 18 for audit. The audit assistant observes and brings to your notice that the company's records show following views. Income tax relating to assessment year 14-15, 1.25 crores. Appeal is pending between Honorable ITAT since 30th September 2016. Custom duty 85 lakhs. Demand notice received on 15 September 2017, but no action has been taken to pay or appeal. कमेंट. मतलब एकदम ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया है. ऑडिट हो रही थी, ऑडिट में 2 पॉइंट्स हम लेते हैं. एक इनकम टैक्स ड्यूज का जिसका आईटीएटी में केस चल रहा है, एंड दूसरा कस्टम ड्यूटी का 85 लाख का जिसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, न उसे पे किया गया, न ही उसके अगेंस्ट में हम अपील में गए हैं. तो अब ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना है. देखो ऑडिटर के सामने ये दोनों ड्यूज निकल के आए, तो सबसे पहले हमें ऐसे 250 के बारे में बताना होगा कि जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उनको किस तरह रिपोर्ट करना है. जिनका मटेरियल इम्पैक्ट है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, उनको किस तरह से हमें डील करना है. फिर हमें ये बताना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए नहीं हो सकती. ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हमें हर लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में पता हो. अब फिर हमें लिख देना है फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है. अब इस केस में अपन को एक एक पॉइंट को लेकर के चलना है. जैसे सबसे पहला आया हमारा इनकम टैक्स का. अगर हमारा केस चल रहा है तो हमें केस की करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि हम जीतेंगे हारेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोविजन क्रिएट करना होगा. ठीक है. दूसरा कस्टम ड्यूटी में अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो हमें रेलेवेंट अथॉरिटीज को, बोर्ड मेंबर्स को, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताना होगा कि भाई आपके ये भी डिमांड नोटिस है, इसके लिए क्या एक्शन लेना है वो भी आप अभी हमने डिस्कस करके बता दें ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसे रिफ्लेक्ट कर सकें. तो इस तरह से आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये. कमेंट करके आपको हर चीज ही बतानी है इसमें, मतलब कि ना क्या क्या आप एक्शन लोगे, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना चाहिए, आपको किस किस को कम्युनिकेट करना है. जितना इसमें सब चीजें कवर हो सकती है आपको सब कुछ कवर करना है. ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकता है. हाँ इतने पॉइंट्स अभी आप इससे बोल पा रहे हो, मैं इससे बोल पा रही हूँ क्योंकि हमें आंसर के बारे में पता है. अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आएगा जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा तो इट्स पॉसिबल कि आपको सारे पॉइंट्स के बारे में पता नहीं हो. तो हाँ उस वक्त ऐसे भी थोड़ा कंसिडर करके चलते हैं कि भाई हमने नया क्वेश्चन दिया है तो बच्चे अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इसमें आंसर को लिख रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली इसमें मार्क्स आपको अलॉट करता है. ठीक है. अभी तो एक बार आपने आंसर को पढ़ लिया है, मैं आपको अभी रीड भी करवा दूंगी यहाँ से, तो आप इसको खुद से भी एक बार 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आपको एक बार सेट हो जाएगा कि ओके इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या क्या लैंग्वेज रखनी, किस तरह की कीवर्ड्स को यूज करना है. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से मार्क कर लेना. ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है हमारे, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है. ठीक है. Answer essay 250. It is the responsibility of management with the oversight of TCWG to ensure that entities' operation are conducted in accordance with provisions of laws and regulation, including compliance with provision of laws and regulation that determine reported amounts and disclosures in entities' financial statements. Auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. In conducting an audit of financial statements, the auditor takes into account applicable legal and regulatory framework. Owing to inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement in financial statements may not be detected, even though audit is properly planned and performed in accordance with the standards of auditing. हम अच्छे से audit को करते फिर भी एक unavoidable risk है due to the inherent limitations कि हमसे
कुछ इस तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस छूट जाए जिनके अगेंस्ट में हमें कंप्लायंस चेक करना था, या फिर उसके अगेंस्ट में कुछ यहाँ पे कंपनी के अंदर नॉन कंप्लायंस था। ठीक है, आगे देखते हैं। If the auditor concludes that non-compliance has a material effect on financial statement and has not been adequately reflected in the financial statement, auditor shall express a qualified or adverse opinion. Further, auditor is required to report on certain matters specified in yes. हाँ, इसमें रिपोर्टिंग कमेंट है तो हमें रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग भी हमें सारे पॉइंट्स लिखने से यहाँ पे अपना ओपिनियन आ गया विच इज इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा आ गया हमारा कारो में रिपोर्टिंग। कारो में रिपोर्टिंग हमारा कौन सी क्लॉज में होगी, वो होगी हमारे क्लॉज 7 और उसमें भी कौन सा सब क्लॉज है, बी, क्योंकि हम ए में तो ये बताते हैं कि हमने इंड्यूस किया, हमने इंड्यूस से कंप्लायंस किया, सारे ड्यूस हमारा प्रॉपर्ली कंप्लायंस चल रहा है, लेकिन हम 7B में ये बताते हैं कि हमारे ये ड्यूस चल रही है, हमारे नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं। One of such matter is non-payment of dues to government on account of any dispute as per clause 7B of para 3 of Caro 2016-2020 है वो Caro 2020। In case dues of In case dues of income tax or sales tax or service tax or duty of custom or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amount involved in the forum where dispute is pending shall be mentioned. In the present case, there is income tax demand of 1.25 crores and company has gone for an appeal. It needs consideration as to whether the entire demand is disputed because it is difficult to presume that demand by income tax authority is without any basis. Therefore, as per AS 29 provisions, contingent liabilities and contingent assets, partly to the extent the company considers that the demand is based on some logical basis, that amount may be provided for and the remaining may be disclosed as contingent liability. Because में इतना सारा in detail में लिखा हुआ है, आप तभी लिख सकते हो कि if the case is going on, in that case, based on the current case situation, we have to book the provisions and the contingent liability as decided or as estimated. Further, it should be brought to the notice of the members by reporting. Additionally, demand notice has been received for custom duty of 85 lakhs and is outstanding on the closure of financial year, for which no action has been taken by the management. Therefore, it should also be brought to the notice of the members by reporting. ठीक है, तो हाँ, ये इतना जो बड़ा के पॉइंट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, हो सकता है बच्चे इस बात को नहीं उस वक्त एग्जाम में अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो नहीं लिख पाएंगे, तो आप एक जनरल में लिखोगे कि हमें प्रोविजन बनाना है, कंडीशन लायबिलिटी बनाना है, तो भी ऐसे आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली अलॉट करे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे एक बार 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको इसकी की वर्ड, इसकी लैंग्वेज को सेट कर सके। ठीक है, नाउ आई से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, FAS Insurance Brokers Limited is a leading online insurance intermediary. During the year, Director General of GST Intelligence (DGI) has issued notice to the company for allegedly creating fictitious invoices for marketing and sales service. मतलब वो fictitious invoices बना रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का fraud चल रहा है, amounting to 50 crores in favor of non-life insurance companies. The premises of the company were also searched during the year by DGGI officials. The matter was also informed to IRDI by DGGI for valuation of norms and regulation in this regard. Does above situation have any bearing on your responsibilities as statutory auditor of the company? Outline briefly in context of possible non-compliance with laws and regulations by the company. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो तरह के नॉन कंप्लायंस हुए हैं। पहला तो फिक्टिशियस इनवॉइसेस फॉर मार्केटिंग एंड सेल सर्विस, यानी आप कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड अगर रेवेन्यू में कोई भी हमारी गलती दिख रही है, उसमें कोई भी नॉन कंप्लायंस दिख रहा है, यानी कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज P&L को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, बिकॉज P&L का एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है रेवेन्यू। अगर उसमें गलती है यानी कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती कर रहे हो, यानी आपका इस नॉन कंप्लायंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यानी ये डायरेक्ट इफेक्ट वाला हमारा नॉन कंप्लायंस हुआ जीएसटी का, राइट। दूसरा, उन्होंने IRDI को भी बताया कि वायलेशन हुए उनके नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस का। अब अगर IRDI मतलब कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके अगर वायलेशंस का, नॉर्म्स का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसी भी तरह डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, उससे कोई पेनल्टी आ रही है तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियल इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट उसका कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे दो केसेस बने, एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट वाले, दूसरा इनडायरेक्ट इंपैक्ट वाले, लेकिन उनका मटीरियल इफेक्ट है। दो नॉन कंप्लायंस हमारे सामने आ गए। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है,
Outline brief, does above situation has any bearing on your responsibilities as statutory auditor of the company? अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपके सामने दो नॉन कंप्लायंस आ चुके हैं। अब नॉन कंप्लायंस के केस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके क्या सेट ऑफ प्रोसीजर्स बनेंगे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो बिल्कुल अब ये अपना डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। अपन ने पहले दोनों नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब पूरा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि नॉन कंप्लायंस के केस में आपको अपने क्या प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होता है। मैं आपको एक बार आंसर दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पे अपना नॉर्मल लाइन आ गई। When the auditor becomes aware of the existence of or has information about investigation by government departments and regulatory organization, it may be an indication of non-compliance with the laws and regulations. अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वाले आ गए। ये जीएसटी का केस हो गया जो कि हमारा डायरेक्ट है, एंड आईआरडीआई वाला हमारा इनडायरेक्ट बट मटेरियल इफेक्ट वाला है। अब नीचे हमारे सेट ऑफ प्रोसीजर्स की बात आ गई। सेट ऑफ प्रोसीजर्स में क्या है? Auditor shall obtain understanding of the nature of the act, further information to evaluate the possible effect. If auditor suspects that there may be non-compliance, auditor shall discuss the matter with management and where appropriate TCWG. If management or as appropriate TCWG do not provide sufficient information that supports that the entity is in compliance and an auditor's judgment effect of suspected non-compliance may be material, auditor shall consider the need to obtain legal advice. If sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, auditor shall evaluate the effect of lack of sufficient appropriate audit evidence on the auditor's opinion. ठीक है, तो ये वाला हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। बस एक बार ऊपर आपको दोनों ये एनालाइज जरूर करना होगा कि कौन से दो हमारे नॉन कंप्लायंस पर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्टली एनालिटिकल क्वेश्चन है। Next question. You are auditor of a social media company. Of late, government has tightened news around companies operating in this segment by bringing in a maze of regulatory legislations to protect interest of users. यानी government ने नए laws and regulations लेके आए थे in the social media sector. How you can proceed to verify that company is complying with new regulatory requirements? First question. Besides, what does above situation underscore to you as an auditor? तो सबसे पहले अपन बात करें कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। भाई वेरीफाई करने के लिए क्या है कि आप चेक करो कि उन्होंने इसके लिए कोई नए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपने कंपनी पे लगाए हैं, कोई मेकर चेकर वाला सिचुएशन उन्होंने लगाया है क्या, कोई लीगल एडवाइजर उन्होंने हायर किया है क्या, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने वर्क करा है टुवर्ड्स द कंप्लायंस विद सच न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस। दूसरा, व्हाट डज अबव सिचुएशन अंडरस्कोर टू यू? अब देखो अगर कोई भी नया लॉज एंड रेगुलेशन आया है, अगर वो उससे इजीली कंप्लाई कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रॉब्लम आ रही है या फिर पैसा ज्यादा लग रहा है, तो वो हो सकता है कि वो उससे नॉन कंप्लायंस करने की कोशिश करें या फिर उसको कंप्लाई दिखाने के लिए कुछ ना गलत चीजें दिखाए, कुछ अगर उन्हें ऊपर नीचे करने पड़े स्टैंडर्ड में, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ फ्रॉड करके उसको सही दिखाने की कोशिश करें। हो सकता है ना भाई नए लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से भी उन पर प्रेशर आ सकता है। तो इस तरह के हमें यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी दिख रहा है कि हाँ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने के चक्कर में ये दिखाने के लिए कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी हमें लगता है। It needs to be verified that company has put in place systems and procedures to meet with new regulatory requirements. The same can be verified by examining policies and procedures developed by the company in this regard, like devising appropriate system of internal control, sensitizing employees regarding new rules, engaging legal advisors. Further, financial stability of the company may be threatened due to new regulatory requirements. The management may be under pressure. It is also a fraud risk factor and may need to be evaluated by the auditor. Next question. Discuss why potential effect of inherent limitations of an auditor's ability to detect material misstatement described in SE 200 are far greater in respect of non-compliance with laws and regulation. Direct theory based question है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हमारा कवर हो जाएगा। Last question. CA Anand is the engagement partner for the audit assignment. Engaged in the manufacture of iron and steel bars. The company has its plants in state of Sikkim. While verifying wages record of the company, CA Anand found that maximum the labor employed in plants of the company was child labor. फिर से ये तो कहीं सुना सा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। He questioned management about the same, to which management replied that looking into the compliance of such laws is outside the scope of financial audit. Give your comments. यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वापस से क्वेश्चन आ चुका है। अपन ऊपर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था जो अपन ने कवर किया था। यस, क्वेश्चन नंबर 2 वापस से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइट। तो मैं इसको दोबारा आपको पढ़वा नहीं रही हूँ।
सो यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. Other than SM questions, right? So here we have completed all our questions related to SM250. बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, बट इससे क्वेश्चन आई से एक दो अटेम्प्ट में पूछ लेता है, तो आपको स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से करना है. जितने क्वेश्चन उसमें गिवन है उतने ही आपको करने हैं, बिकॉज मैंने सारे आपके आरटीपीज एमटीपीज को कवर करना है. आपके मई 25 के आरटीपी, आपके सितंबर 25 के आरटीपी, आपके अभी तक के यानी सितंबर 25 की भी जो एमटीपीज आ चुकी है वो भी इसके अंदर कवर है. यानी कि अगर आपने ये कर लिया पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन बैंक, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. आपको कुछ भी अलग से मटेरियल रेफर करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी मिलूंगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अपनी पढ़ाई को बहुत 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 अच्छे से करते रहिए, एंड कीप ओनली वन थिंग इन योर माइंड, that this attempt will be my last attempt. So here is the CNL Gupta signing off.